नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ढूंढाड़ स्कूल की। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ शैलियों के बारे में डिस्कशन किया था और आज उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आज दो नई शैलियों की बात करेंगे, जिसमें अलवर शैली और शेखावाटी शैली है। अलवर शैली और शेखावाटी शैली को करने के बाद में हमारा ये ढूंढाड़ स्कूल जो है वो लगभग कंप्लीट है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद में अपन बात करेंगे हड़ौती स्कूल की। ठीक है, तो आज इसी राजस्थान चित्रकला के अंदर अपन बात कर रहे थे ढूंढाड़ स्कूल की। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देख रखा था ढूंढाड़ स्कूल, और इसी ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अलवर। ठीक है ना, अलवर शैली। कौन सी शैली है? तो अलवर शैली है। अलवर शैली है दोस्तों। अलवर शैली के अंदर अगर मैं बात करूं तो अलवर शैली का जो प्रारंभ है वो जयपुर से ही माना जाता है, क्योंकि जयपुर से राव राजा प्रताप सिंह जी जो है वो क्या है, जयपुर से अलग एक नई शैली का विकास करते हैं जिसका नाम है अलवर शैली। तो इसका मतलब सीधा है कि जयपुर शैली से अलग होकर के प्रारंभ जो किया था, किसने किया था? तो इस शैली को जो प्रारंभ किया था उनका नाम याद रखें, राव राजा प्रताप सिंह। राव राजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो राव राजा प्रताप सिंह जी ने क्या किया, एक अलग शैली का विकास किया जयपुर शैली से अलग होकर के, जिसका नाम है अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ राव राजा प्रताप सिंह जी के समय में हुआ। इनके समय में दो चित्रकार थे, जिन एक का क्या नाम था, शिव कुमार था, और एक का नाम और याद रखें, डालूराम। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, डालूराम अलग है, डालू एक अलग है, सीधा डालू है वो अलग है, डालूराम अलग है। तो इनमें डिफरेंशिएशन रखिएगा, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो शिव कुमार और डालूराम इनके क्या थे, इनके समय में मुख्य चित्रकार थे। तो अलवर शैली का प्रारंभ जयपुर शैली से पृथक करके एक नई शैली का विकास हुआ, जिस शैली का विकास किया राव राजा प्रताप सिंह जी ने, जिसको अपन अलवर शैली के नाम से जानते हैं। और इनके समय में शिव कुमार और डालूराम जो है जैसे दो चित्रकार मुख्य रूप से हुए। ठीक है, उसके बाद में अपन अगर बात करें एक और शासक की, अगर बात करें बख्तावर सिंह। किसका नाम याद रखें? बख्तावर सिंह का। बख्तावर सिंह। ठीक है ना दोस्तों, बख्तावर सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो एक जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। बख्तावर सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो एक चित्र बनाया गया है जिसके अंदर बख्तावर सिंह जी जो है वो साधु सन्यासियों के साथ, फकीरों के साथ एक धर्म विषय पर, यानी कि धर्म की चर्चा करते हुए एक चित्र दिखाया गया है। साधु सन्यासियों और फकीरों के साथ ये क्या कर रहे हैं, धर्म संबंधी क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा एक चित्र इनके समय में बनाया गया। राजगढ़ अलवर जो है उसके अंदर जो शीश महल जो है उसके अंदर, राजगढ़ जो है उसके अंदर जो अलवर के अंदर जो राजगढ़ है, ठीक है, उसके अंदर जो शीश महल है उसके ऊपर भी भित्ति चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ये इनके समय की मुख्य मुख्य बातें हैं। तो याद रखिएगा, बख्तावर सिंह जी जो है, बख्तावर सिंह जी ये क्या है, एक चित्र है इनके समय का, जिसमें बख्तावर जी को साधु सन्यासियों फकीरों के साथ धर्म चर्चा करते हुए, धर्म पर चर्चा करते संबंधी एक क्या बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। ये भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बख्तावर सिंह जी की और अगर मैं बात करना चाहूं तो बख्तावर सिंह जी का एक पॉइंट और याद रखिएगा, इनके समय में राजगढ़ जो अलवर के जो है, राजगढ़ अलवर के अंदर जो है वहां पर शीश महल में, कौन से महल में, शीश महल में आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शीश महल में आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पर भित्ति चित्रण, यानी कि दीवारों पर बने हुए इस शैली के अंदर मुख्य चित्र देखने को मिलेंगे। ये बात आप क्लियर रखिएगा। ठीक है ना, मुख्य मुख्य चीजें ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अपने को याद रखना जरूरी है। साधु सन्यासियों फकीरों के साथ धर्म पर चर्चा करते हुए दिखाया गया एक चित्र में। राजगढ़ अलवर के अंदर जो शीश महल है वहां पर इस शैली के जो भित्ति चित्र जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें, यहां पर विनय सिंह जी की बात करता हूं। नेक्स्ट जो है विनय सिंह जी, और कहा जाता है कि विनय सिंह जी का जो टाइम है वो अलवर शैली का स्वर्ण काल माना, गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल।
ठीक है दोस्तों, स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय में एक चित्रकार हुआ करते जिसका नाम था बलदेव, और कहा जाता है कि बलदेव सिंह जी से ये क्या करते थे, चित्र खुद सिखा करते, ये चित्रों के प्रति या फिर कला के प्रति इतने ज्यादा उत्सुक थे, उत्साहित थे, कला प्रेमी इतने अच्छे थे कि ये खुद क्या बलदेव से क्या करते, चित्र सिखा करते थे। तो याद रखिएगा, इनके समय में चित्रकार था एक जिसका नाम है बलदेव। क्या नाम याद रखेंगे, बलदेव। और इस बलदेव से कहा जाता है कि ये क्या सीखा करते थे, चित्र बनाना सीखा करते थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करूं मैं विनय सिंह जी की, तो विनय सिंह जी के टाइम में एक ग्रंथ पर, एक ग्रंथ जो है, एक पुस्तक जो है जिसको अपन मान सकते हैं, जिसका नाम है गुलिस्ता। गुलिस्ता, इस गुलिस्ता नामक ग्रंथ पर जो किसकी है, तो याद रखिएगा ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है शेख सादी। शेख सादी की पुस्तक है या ग्रंथ मान सकते हो। शेख सादी की पुस्तक के ऊपर इन्होंने क्या करवाया, चित्रण करवाया। यह भी ध्यान रखिएगा, इस पर, इस पुस्तक पर क्या करवाया, चित्रण करवाया, ठीक है ना, चित्र बनवाए, चित्रण करवाया। और किससे करवाया, तो इनका जो है वो याद रखिएगा, चित्रकार इनके समय में कौन है, तो बलदेव है। तो ये ध्यान रखिएगा, इतनी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। विनय सिंह जी के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय में बलदेव हुआ करते थे, चित्रकार, प्रमुख चित्रकार थे जिनसे ये अक्सर चित्रकला सीखा करते थे। और इन्हीं के समय में ही गुलिस्ता नामक जो पुस्तक है शेख सादी की उस पुस्तक पर भी इन्होंने क्या करवाया, चित्रण करवाया। और याद रखें, गुलिस्ता जो है वहां पर ये जो इसमें जो चित्रण करवाया गया, यहां से देखिए चित्रण जो करवाया गया वो याद रखिए जवाहरातों की स्याही से, जवाहरातों यानी कि हीरे जवाहरात जो आभूषण जो है, जवाहरातों की स्याही से इसका चित्रण करवाया गया। तो स्याही कौन सी यूज की गई, जो जवाहरातों में यूज करते हैं, आभूषणों में यूज करते हैं, उस स्याही से इसका क्या करवाया गया, चित्रण करवाया गया। किसका, गुलिस्ता नामक पुस्तक का क्या करवाया गया, यहाँ पर चित्रण करवाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर बात करूं इनके समय में जो चित्रकार थे मुख्य उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, छोटा सा नंद जी का बक्सा। तो नंद जी का कैसा बक्सा है, छोटा सा बक्सा है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर बात करूं मैं, छोटा से याद रखिएगा छोटे लाल, क्या याद रखिएगा, छोटे लाल याद रखिएगा, ठीक है। सा से याद रखिएगा शालिग्राम, आपको शालिग्राम भी याद रखना पड़ेगा। और इसी शालिग्राम को सलगा भी कहते हैं, ठीक है ना, यह जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं। तो सलगा ही शालिग्राम जी है, ओब्लिक करके लिख लेना आप, शालिग्राम जी ही कौन है, सलगा है, इनको सलगा भी कहा जाता है, ठीक है। नंदराम जी, जमुनादास जी, जैसे याद रखिए जमुनादास जी, क्या याद रखे, जमुनादास जी। का को साइलेंट छोड़िए और बक्सा से याद रखिएगा बक्साराम, क्या याद रखिएगा, बक्साराम जी। तो यहां पर शालिग्राम जी को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस शैली के अंदर बलदेव को आप याद रखिएगा। एक चित्रकार की अगर और बात करूं, अलग से अगर कोई पूछा जाए, इसी जयपुर से है, ठीक है ना, तो इसी अलवर शैली से ही संबंध रखते हैं, उनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। यहां से अगर गुलाम अली, उनका भी अटकाई लो, गुलाम अली, तो ये भी इसी शैली से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इसको थोड़ा अलग से याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बाकी तो ट्रिक से मैंने बता दिया आपको, और गुलाम अली को थोड़ा सा क्या रखिएगा, अलग से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को। विनय सिंह जी के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकार बलदेव से अक्सर चित्र सीखा करते थे, और इन्हीं के समय में गुलिस्ता जो है पुस्तक, जो शेख सादी की है, और इस पुस्तक के ऊपर चित्रण करवाया था बलदेव से। और इसके अंदर जो चित्रण में जो स्याही यूज की गई थी वो जवाहरातों की स्याही यूज की गई थी। और इनके समय में चित्रकार हुए छोटे लाल, शालिग्राम, नंदराम, जमुनादास, बक्साराम, गुलाम अली, ऐसे करके कुछ आपको याद रखने हैं। मैंने बताया शालिग्राम जी को सलगा भी अपन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर देखें अपन, एक और याद रखिएगा, एक और शासक शिवदास सिंह। देखिए दोस्तों, शिवदास सिंह जी जो है, इनके समय में एक ग्रंथ पर चित्रण हुआ जिसका नाम है काम शास्त्र, या इसी को ही अपन बोल सकते हैं काम कला। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उसके अंदर काम कला लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। काम कला या काम शास्त्र पर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है, चित्रण किया गया है। किनके समय में, तो याद रखिएगा शिवदास सिंह,
ठीक है। शिवदास जी के समय में क्या किया गया, जहां पर काम कला और काम शास्त्र पर क्या किया गया, चित्रण। इनके समय में जो चित्र किए गए उनमें से चित्रण किया गया, जो चित्र बनाए गए उनमें से प्रमुख जो चित्र आपको देखने को मिलेगा नफीरी वादन का, इंपॉर्टेंट है ये नफीरी वादन, ठीक है ना। अब नफीरी क्या चीज है, नफीरी लगभग आप शहनाई को मान सकते हो, तो नफीरी वादन का जो चित्र है वो इनके जो इस शैली के अंदर जो बना हुआ सबसे प्रमुख चित्र मान सकते हो। इनके समय में जो प्रमुख चित्र है उसका नाम क्या है, नफीरी वादन का चित्र है, ठीक है ना। नफीरी बजाते हुए वादन करते हुए वो चित्र बनाया गया, वो प्रमुख चित्र है, ठीक है। शिवदास सिंह जी के टाइम का याद रहिएगा आपको। इसके बाद में अगर बात करें तो मंगल सिंह जी एक थे, मंगल सिंह जी और थे, इसी अलवर के अंदर एक शासक हुए मंगल सिंह जी। मंगल सिंह जी के टाइम में दो चित्रकार थे, इनके समय में कौन थे, जो दो चित्रकार थे उनमें से एक का नाम याद रखिएगा, एक का नाम याद क्या रखिएगा, मूलचंद, और एक का नाम याद रखिएगा उदयराम। उदयराम कहा जाता है कि ये दोनों ही क्या है, जो हाथी दांत पर चित्रण करने के लिए फेमस थे, परंतु मुख्य प्रसिद्ध प्रमुख प्रवीण जो था वो कौन था, ज्यादा जिसको आता था वो कौन था, हाथी दांत पर चित्रण में सबसे ज्यादा प्रवीण, पर चित्रण में प्रवीण यानी कि दक्ष था, निपुण था, ठीक है ना। प्रवीण था, निपुण का मतलब प्रवीण, जो किसी चीज को ज्यादा जानता हो, उसको अपन पारंगत हो उस चीज में, उसको बोलते हैं प्रवीण, ठीक है, निपुण, ठीक है। तो मंगल सिंह के टाइम में, मंगल सिंह जी के टाइम में मूलचंद और उदयराम जैसे दो क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार हुए, जो हाथी दांत पर क्या करते थे, अक्सर चित्र बनाया करते थे, जिसमें से मूलचंद जो है वो हाथी दांत पर चित्र बनाने में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति या चित्रकार माने जाते हैं। बस इतना याद रखिए, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। मंगल सिंह जी हो गया, शिवदास सिंह जी हो गया। अब इस शैली की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, लगभग हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिएगा, मैं एक एक फैक्ट आपको अच्छे से करवा रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। सबसे पहली बात करें, इसमें जो चेहरे हैं, ठीक है, चेहरे जो है पुरुषों के जो चेहरे हैं, ठीक है ना, पुरुषों के जो चेहरे हैं वो आम की आकृति में बनाए गए हैं। किसकी आकृति में, जैसे आम होता है उसकी शेप में चेहरे बनाए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें वेश्याओं का चित्रण किया गया है। किसका, वेश्याओं का चित्रण, वेश्याओं का क्या किया गया, चित्रण किया गया, ठीक है। तीसरी बात, बॉर्डर जो है, चित्रों का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर किसका चित्रण किया गया है, तो याद रखिएगा बॉर्डर पर पेड़ पौधों का चित्रण देखने को, बेल बुंटों का चित्रण, बॉर्डर पर किसका चित्रण मिलता है, तो याद रखिएगा बेल बुंटों का चित्रण, बेल बुंटों का चित्रण, ठीक है ना, ये देखने को मिलेगा आपको। एक चीज और याद रखिए, 4 नंबर पॉइंट पर अगर बात करूं तो चेहरे, एक इनमें जो रंग यूज किए गए वो चिकने और उज्जवल रंगों का उपयोग किया गया, चिकने व उज्जवल रंग, चमकीले चमकीले रंग मान सकते हो आप, उज्जवल रंग, उज्जवल रंगों का प्रयोग, रंग यूज लिए गए, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर चेहरे आम के आकृति में दिखाया गया, वेश्याओं का चित्रण किया गया, बॉर्डर पर बेल बुंटे का चित्रण किया गया, चिकने और उज्जवल रंगों का यूज किया गया। एक चीज याद रखिए, इसमें जो महिलाओं की जो आंखें दिखाई गई है, महिला की जो आंखें दिखाई गई है वो मीन सदृश दिखाई गई है। मीन सदृश का मतलब मीनाक्षी आंखें दिखाई गई है, मीन के समान अक्षी, अक्षी का मतलब आंख, यानी कि मछली के समान आंखों का यहां पर क्या है, चित्रण किया गया है। चेहरे पुरुषों के आम की तरह दिखाए गए, वेश्याओं का चित्रण किया गया है, बॉर्डर पर बेल बुंटों का चित्रण मिलता है, चिकने और उज्जवल रंगों का यूज किया गया है। आंखें जो है वो किसकी तरह है, तो महिला की जो आंखें हैं, ठीक है, महिला लिख दिया गया, महिला की जो आंखें हैं वो मीनाक्षी है, यानी कि मीन के सदृश आपको यहाँ पर इन चित्रों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आप इसका स्क्रीनशॉट है, एक बार इसको ले लीजिए। उनियारा शैली कहां से शुरू हुई, इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से तो, परंतु हो सकता है कई बार पूछ ही ले। उनियारा शैली, उनियारा शैली का जो प्रारंभ जो था, याद रखिएगा, एक ठिकाना था जिसका नाम था नरुका ठिकाना। नरुका ठिकाना से या ठिकाने से विकास हुआ माना जाता है। इस शैली का जो विकास है वो किससे हुआ है, नरुका ठिकाने से इस शैली का क्या हुआ है, विकास माना जाता है। एक इस समय में इनके इस शैली के समय में एक शासक हुए जिनका नाम है सरदार सिंह जी। क्या नाम है, सरदार सिंह जी, राव सरदार सिंह जी।
सरदार सिंह जी के टाइम में कुछ चित्रकार हुए जिनका नाम आप याद रखिएगा, धमकारा, ध मैं का रा भी, ये ट्रिक याद रखिएगा, धमकारा भी, ठीक है, धमकाने वाले को धमकारा बोलते हैं, ऐसे याद रखिए, धमकारा भी यहां पर याद रखिएगा। ध से याद रखिएगा धीमा, मैं से याद रखिए मीर बख्श या मीर बख्शा, मीर बख्शी। का से याद रखिएगा, का से क्या याद रखिएगा, काशी। रा से याद रखिएगा राम लखन, राम लखन याद रखिएगा। भी से याद रखिएगा भीमा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य चित्रकार सरदार सिंह जी के टाइम में हुआ था, इनको आप थोड़ी सी याद रखिए। सॉरी, एक दोस्तों आप इस पर प्रभाव भी याद रखिए, उस वाले में मैंने प्रभाव लिखाना आपको भूल गया था, तो आप इसको पहले इसका लिख लीजिए। इस शैली पर जो प्रभाव पड़ा वो बूंदी के शैली का पड़ा और एक प्रभाव पड़ा जयपुर शैली का। तो बूंदी और जयपुर शैली का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो कौन सी शैली पर मिलेगा, उनियारा शैली पर। बस इतनी चीज याद रखनी है। इस शैली का विकास नरुका ठिकाने से माना जाता है। सरदार सिंह जी के टाइम में कुछ चित्रकार हुए जिसमें से धमकारा भी याद रखना, धमकारा भी, ठीक है, धमकारा भी। द से धीमा, मीर बख्श, काशी, राम से राम लखन, भी से भीमा। अब कहा जाता है कि मीर बख्श जो है इनके समय में एक चित्र बनाया गया राम लक्ष्मण सीता तथा हनुमान का चित्रण किया गया, ये याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। तो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का एक साथ चित्रण किसने किया था, तो याद रखिएगा मीर बख्श का एक प्रमुख चित्र है जिसमें राम लक्ष्मण सीता के साथ हनुमान जी का क्या किया गया, चित्रण किया गया है, अच्छा चित्रण किया गया है, वो आप थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा यहाँ पर कि आप अलवर शैली में याद रखिएगा, मैं वहां पर आपको भूल गया था, अलवर शैली के अंदर जो प्रभाव पड़ा आपको मिलेगा, उस शैली के अंदर प्रभाव मिलेगा आपको, लिखिएगा ईरानी, कौन सी शैली, ईरानी शैली का, एक याद रखिएगा मुगल शैली का, और एक याद रखिएगा मुगल शैली के बाद में एक जयपुर शैली, जयपुर शैली। तो ये कुछ मुख्य मुख्य शैलियां हैं जिनमें याद रखिएगा ईरानी, मुगल और जयपुर शैली। और कालांतर के अंदर जब अंग्रेज यहां पर आए थे, ठीक है ना, तो अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजी शैली का भी इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि आप ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात सभी को। उनियारा, नरुका ठिकाने ये मैंने आपको बता दिया है। उधर वाले में आप थोड़ा सा ऐड कीजिएगा अलवर शैली में, जिसके अंदर से ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का आपको अलवर शैली के अंदर प्रभाव देखने को मिलेगा। लास्ट शैली है जिसका नाम है शेखावाटी शैली, चूरू सिक्कर झुंझुनू वाली शैली, शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली, शेखावाटी शैली। याद रखिएगा इस शैली की जो मुख्य विशेषता है, यहां पर सर्वाधिक चित्रण, अगर बात करें सर्वाधिक चित्रण किसका किया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चित्रण है वो भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा। भित्ति चित्रण का मतलब साफ है कि दीवारों पर, हवेली की दीवारों पर आपको चित्रण देखने को मिलेगा। लगभग यहां पर इस शेखावाटी क्षेत्र में लगभग हवेलियां, ठीक है ना, हवेली है, और हवेली होने की वजह से शेखावाटी क्षेत्र को ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस शैली को क्या, या शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, हवेलियां ज्यादा होने की वजह से ओपन एयर, क्योंकि इनके अंदर झरोखे छोड़े गए हैं हवेलियों के अंदर, तो ओपन एयर, खुली हवा वाला, ओपन एयर आर्ट गैलरी, शेखावाटी क्षेत्र को ये नाम भी अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। ओपन एयर आर्ट गैलरी, क्योंकि यहां पर अधिकतर जो है नवलगढ़ है, महनसर है, चिड़ावा है, मंडावा है, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ जो है, ठीक है ना, तो ऐसे करके कुछ जो अलग अलग स्थान जो है इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, वहां पर हवेलियों के अंदर आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा। और सर्वाधिक भित्ति चित्रण वाला जो शैली है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा शेखावाटी शैली ही आप प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा हवेलियां होने की वजह से इसको ओपन एयर आर्ट गैलरी भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं चित्रण जो है, चित्रण जो किया गया है वो फ्रेस्को पेंटिंग में, फ्रेस्को आला गीला पेंटिंग,
पद्धति में किया गया है। इसको पेंटिंग से आपको क्या क्या चित्रण देखने को मिलेगा, यानी कि गिल्ली प्लस्तर की हुई दीवार के ऊपर चित्रण करने को अपन फ्रेस्को पेंटिंग, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था आला गिला है, अराइस है, ये इसी के ही नाम है फ्रेस्को कोई। ठीक है, समझ आ गई बात को। ठीक है, तो ये याद रखिए फ्रेस्को पेंटिंग विधि से इस पर क्या किया गया, चित्रण किया गया है। एक चीज आप याद रखिएगा, उदयपुर वाटी के अंदर, उदयपुर वाटी में एक भित्ति चित्रण देखने को मिलता है जो किस पर है, तो जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। उदयपुर वाटी में जो जोगीदास की जो छतरी है वहां पर आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा, और इस छतरी के ऊपर जो भित्ति चित्रण है उसके ऊपर एक चित्रकार का नाम मिलता है जिसका नाम है देवा। क्या नाम मिलता है, देवा, ये याद रखेगा। अब देवा नाम लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब इस शैली के अंदर आपको लगभग देखने को मिलेगा, इस शैली में आपको तिथि प्लस नाम भी आपको उन चित्रों, भित्ति चित्रों के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्रमाण है यहाँ पर, उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी पर एक चित्रण, भित्ति चित्रण मिलता है। ठीक है ना, ये भित्ति चित्रण है, इसके ऊपर क्या है, एक है भित्ति चित्रण, दीवार के ऊपर एक चित्रण किया गया है और उस चित्र के नीचे देवा नामक चित्रकार का क्या है, एक नाम लिखा गया है। तो जिससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना क्या लिखा, वहां पर नाम भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक चीज और अगर आप याद रखें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नादिन ला प्रिंस, नादिन ला प्रिंस। कहा जाता है इस शैली के जो भी चित्र है, जो भी चित्र है, उन चित्रों का संरक्षण, चित्रों का संरक्षण, शेखावाटी क्षेत्र के चित्रों का संरक्षण जो है वो कहां पर किया, तो याद रखिएगा इसका संरक्षण किया था फतेहपुर सीकर के अंदर, फतेहपुर सीकर के अंदर नादिन ला प्रिंस ने इस क्षेत्र के अंदर जो भित्ति चित्रण हुए थे उनका क्या किया, संरक्षण किया। तो इस बंदे का नाम याद रखिएगा, नादिन ला प्रिंस ने संरक्षण किया इस शैली के जो भी चित्र हैं उनका फतेहपुर सीकर के अंदर क्या किया, चित्रण आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है बात सभी को। अगर मैं बात करूं इस शैली के अंदर जो रंग यूज किए गए हैं, मुख्यतः रंग यूज किया गया वो नीला है, कत्थई रंग आपको मिल सकता है, गुलाबी रंग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मुख्य कलर है, जब ज्यादातर आप याद रखिएगा इसमें जो कलर जो है आपको याद रखिएगा, नीला कलर जो है वो अधिकतर आपको इस शैली के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस शैली की जो विशेषता है उस विशेषताओं के अंदर याद रखिएगा, इस शैली के अंदर बड़े बड़े हाथी और घोड़ों का चित्रण किया गया, बड़े बड़े हाथी और घोड़े उनका चित्रण किया गया है। इस शैली के अंदर मल्ल या कुश्ती का चित्रण, कुश्ती युद्ध का चित्रण किया गया है। इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो बल खाती बालों वाली महिलाओं का चित्रण किया गया है। इस शैली के अंदर काम शास्त्र या काम कला पर चित्रण किया गया है, चित्रण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो याद रखें इस शैली के अंदर राक्षसों का भी चित्रण आपको देखने को मिल सकता है, राक्षसों का चित्रण। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूं, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो भी चित्र जो है वो लगभग भित्ति चित्रण है, तो सर्वाधिक भित्ति चित्रण आपको शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शेखावाटी क्षेत्र में बहुत ज्यादा हवेलियां हैं, हवेलियों की वजह से इसको ओपन एयर आर्ट गैलरी भी इसको कहा जाता है। चित्रण फ्रेस्को पेंटिंग में अरायस या अलग अलग पद्धति के द्वारा चित्रण किया गया। उदयपुर वाटी जो है जिसके अंदर जोगीदास की छतरी है, जिसके अंदर नीचे एक चित्रकार का नाम लिखा गया जिसका नाम है देवा। ठीक है ना, अब उसके बाद में नादिन ला प्रिंस जो व्यक्ति है वो शेखावाटी क्षेत्र के जो चित्र है उनको संरक्षण प्रदान करता है और फतेहपुर सीकर में नाम आता है। ठीक है, बड़े बड़े हाथियों घोड़ों को चित्रण किया गया है, मल और कुश्ती युद्ध दिखाया गया है, बल खाती बालों वाली महिलाओं का चित्रण किया गया है, काम शास्त्र या काम कला पर चित्रण देखने को मिल सकता है, राक्षसों का भी इस शैली के अंदर चित्रण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी ढूंढाड़ जो स्कूल है उसके अंदर जो दो मुख्य शैलियां जो है जिनके अंदर से अलवर शैली और शेखावाटी शैली की हमने बात कर ली है। आज हमने ढूंढाड़ स्कूल को कंप्लीट कर लिया है।
है। कल एक नए वीडियो के साथ अपन बात करेंगे हड़ौती स्कूल की, और हड़ौती स्कूल के अंदर जो भी कोटा और बूंदी जो है, जो मुख्य जो शैलियाँ हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे संस्थान कि किस जगह पर कौन कौन से संस्थान हैं जो चित्रकला को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस आधार पर अपन एक क्लास और लेंगे, 2 क्लास और होगी, एक तो हड़ौती स्कूल की और एक होगी संस्थान से संबंधित, जो भी बिलों का चितेरा किसे कहते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के गाँव का चितारा किसे कहते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स लेकर के आऊंगा जिसके अंदर अपन इस पूरे टॉपिक को चित्रकला वाले को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन शानदार लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।